अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में है। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें क्या बताता है, यही हमारा देखेंगे, इसकी डेरिवेशन देखेंगे, फार्मूला बनाएंगे। तो मेन हेडिंग होगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उन सब में जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला वो हमने सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रहा था। अब इसका क्या मतलब, ये नहीं है कि सिर्फ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्या मतलब कि यानी आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जरूरी नहीं कि सेंटर से ही पास करे, वो तो कहीं से भी पास कर सकता है। हकीकतन इनफाइनाइट एक्सिस ऑफ रोटेशन होते हैं, यानी मुमकिनात, पॉसिबिलिटीज। किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द बॉडी क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। तो फिर सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि फिर अगर सेंटर से पास नहीं कर रहा, किसी और एक्सिस से पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कैसे? ठीक हो गया। अब तक तो हमने सिमेट्री का सहारा लेते हुए जितने भी एक्सिस ऑफ रोटेशन थे सेंटर पे प्लेस किए थे। तो जनाब इस सारे सवाल का जवाब है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि अदर देन सेंटर ऑफ मास अगर आपने कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन होगी उसमें हमारी मदद कौन करेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम करेगा। तो जनाब लेट्स से अब है क्या, अब एक तरह से ये सादा तरीन एक रिलेशन बन जाएगा, यानी इसका नेट रिजल्ट बड़ा सादा होगा कि जो आपका सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी जो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के गिर्द बनता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो किसी दूसरे एक्सिस के गिर्द बनता है जो उसके पैरेलल होगा मगर सेंटर से थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गया होगा, ये उनके बीच का ताल्लुक है। क्या मतलब, यानी अब आपको समझ आ रही है कि जो बात लिखी हुई कि दो एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गए, एक है सेंटर से पास करने वाला, एक उससे जो डिस्प्लेस हुआ है डी डिस्टेंस, उनका बाहमी ताल्लुक एक तरह से ये है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को, जो इनका जो ताल्लुक है, उसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहते हैं। ओके होगी बात। अब ये है क्या, तो इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है कि जनाब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, आप किसी भी एक्सिस के गिर्द मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख सकते हैं, वो किसके इक्वल आएगा? वो इक्वल होगा जनाब के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास कर रहा है उसके पैरेलल में कोई भी एक्सिस होगा तो उसके, यानी आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा प्लस जो प्रोडक्ट होगा मास ऑफ द बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि जनाबे वाला एक एक्सिस आपका सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस जो प्रोडक्ट होगा बॉडी के मास का और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टूल क्या बन जाएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अलोंग कैलो सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्केयर। m यहाँ पे टोटल मास है, मास ऑफ द बॉडी है, और d क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस है। अब अगर मैं कहूं कि आपके पास d जीरो है तो क्या I बराबर ICM मारेगा? इसका मतलब जो रोटेशनल इनर्शिया है या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ मास के गिर्द स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा होता है। अगर सेंटर ऑफ मास से हट के कोई एक्सिस के गिर्द बॉडी घुमाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसको रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा। ये फिजिक्स इसकी है बेसिकली। ठीक होगी बात? अच्छा जी, आप पहले इसकी डेरिवेशन देख लेते हैं कि फार्मूला बनता कैसे है। तो आप कंसीडर करेंगे कि भाई आपके पास एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जैसे आपको फिग में दिखाई दे रहा है, जो सेंटर ऑफ मास पे प्लेस किया गया है, ठीक है, और जी हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके गिर्द हमारी बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अब एक और पैरेलल एक्सिस आपको दिख रहा है जो आपको थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ दिख रहा है, आपने शिफ्ट किया है एक्स वाई को, जिसे आपने डी वेक्टर से इंडिकेट किया। अब नए कोऑर्डिनेट क्या हो गए? एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जी प्राइम आपको दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो डी आपने डिस्प्लेस किया इसके कंपोनेंट आपको एक्स और वाई पे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि आपने एक्स वाई प्लेन में डिस्प्लेसमेंट लाया है, जी पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आई। ठीक है, अब इसका मतलब ये जो आपके पास
जो एक शिफ्ट होने के बाद आ गया है कि आपके पास नई रोटेशन अब इस पॉइंट पे होगी जो रोटेशन होने के बाद आई है। तो वो जो नए कोऑर्डिनेट है एक्स प्राइम वाई प्राइम डी प्राइम, वो आप कैसे लिख सकते हैं कि एक्स बराबर है एक्स प्राइम प्लस डी एक्स, वाई बराबर है वाई प्राइम प्लस डी वाई, और जी बराबर है जी प्राइम के, यानी जी वर्टिकल एक्सिस में कोई बदलाव नहीं है, एक्स और वाई में शिफ्ट आया आपके पास। अब जनाब यहां से हम निकाल सकते हैं एक्स प्राइम की वैल्यू, वाई प्राइम की वैल्यू और जी प्राइम की वैल्यू। अब जो नए एक्सिस बना है, जो नई डिस्प्लेस होने के बाद लोकेशन आई है, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है फार्मूला तो वही है कि आर स्केयर इंटू डीएम। अब डीएम मैस का जो पैच है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास, इसके साथ प्राइम इसलिए लगा हुआ है क्योंकि नए कोऑर्डिनेट के क्रॉस आप देख रहे हैं। तो जनाब अब जैसे मैंने पहले कहा कि जो नया कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई के बदलाव से आ रहा है, तो एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, यानी कि एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कह लो आप एक तरह से। तो अब आपको एक्स प्राइम की वैल्यू भी पता है, वाई प्राइम की वैल्यू भी पता है, वो हम वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास x माइनस डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, y माइनस डी वाई का होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी एक्स आ जाएगा पहले का, फिर वाई स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर माइनस टू वाई डी वाई आ जाएगा। अब आप देखो जो ग्रीन कलर में है इनको इकट्ठा करके लिखा जा सकता है, जो मेजेंडा कलर में है इनको इकट्ठा करके लिखा जा सकता है, बकिया फैक्टर वैसे ही लिख दिए। अब आपके पास x प्लस वाई, क्या ये कंप्लीट एक r आ जाएगा शुरू वाला कोऑर्डिनेट, dx प्लस dy से d आ जाएगा। अब ये जो r परपेंडिकुलर नए कोऑर्डिनेट में वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, क्या ये इसमें प्लेस की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, वो वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे। इंटीग्रल खोलना पड़ेगा बारी बारी चारों फैक्टर्स के साथ, रो डीवी भी अंदर जरब खाएगा, तो मैंने वो ओपन कर दिया, यानी कि इंटीग्रल हर एक को दे दिया और साथ में ये रो डीवी अंदर जरब खा रहा है। अब आप जरा देखो इसमें से जो चीजें कांस्टेंट है वो बाहर निकल आएंगी। आपके पास डी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, आपके पास 2dx बाहर आ जाएगा, 2dy बाहर आ जाएगा। अब ये जो चार इंटीग्रल आपको दिख रहे हैं ये बता क्या रहे हैं? इनमें से जो फर्स्ट इंटीग्रल है अगर आप उसे गौर करो कि आपके पास एक डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, और रो डीवी यानी मैस दिया गया है। ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट सेंटर ऑफ मैस, क्योंकि पुराना आर है ना, आर के ऊपर प्राइम नहीं है, ठीक हो गया। फिर आगे क्या है, डी बाहर है, रो डीवी यानी मैस आ रहा है, सेकंड इंटीग्रल सिंपल मैस दे रहा है। और अगर आप तीसरे और चौथे इंटीग्रल को देखो तो एक्स रो डीवी यानी x मैस के साथ जरब खा रहा है, y मैस के साथ जरब खा रहा है। इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मैस की लोकेशन दे रहा है x और y कोऑर्डिनेट पे। मगर हमने तो कहा कि इनका अब सेंटर ऑफ मैस जो है वो तो ओरिजिन पे प्लेस है, इसका मतलब अब आपके पास x की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, y की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ओरिजिन पे प्लेस किया हुआ है, तो ये इक्वल टू जीरो आ जाएंगे थर्ड और फोर्थ इंटीग्रल। तो बाकी दो इंटीग्रल बच गए। पहला इंटीग्रल आपका किसके था, सेंटर ऑफ मैस के गिर्द जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। दूसरा इंटीग्रल क्या था, डी स्क्वायर तो है ही है, ये मैस आ गया था टोटल। तो आप इसे लिख पाएंगे किस तौर पे कि भाई आपका जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नया बना है आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर है। तो इस रिजल्ट ये प्रूफ हो गया उस फार्मूले का। तो आपको जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेंटर ऑफ मैस पे ही आपका लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, किसी और एक्सिस के लिहाज अलावा, यानी कोई भी एक्सिस अगर आपका पैरेलल एक्सिस है सेंटर ऑफ मैस पे मगर उसकी लोकेशन कहीं और है, तो उसमें वैल्यू बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी, एम डी स्क्वायर। जितना डी बढ़ता जाएगा उतना आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो नतीजा यही है कि भाई आपके पास वो सेंटर ऑफ मैस से जब एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजरेगा तो उसे घुमाना आसान होगा। इसका मतलब कि मोस्ट नेचुरल रोटेटिंग बॉडी वही है जो अपने सेंटर ऑफ मैस के गिर्द क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।